टाइम था 1 फरवरी 2015 का और जगह थी यूपी के लखनऊ का अमीनाबाद। जब एक 19 साल की लड़की गौरी श्रीवास्तव अपनी मां के पास जाती है और उन्हें ये बात बताती है कि वो अपने पिता के कोट को ड्राई क्लीन करवाने के लिए जा रही है। उसकी मां तृप्ति इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि वो आराम से जाए, लेकिन जाने से पहले गौरी अपनी मां को ये बात बताती है कि उसे हो सकता है आने में थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि वो ड्राई क्लीन करवा लेने के बाद मंदिर भी जाने वाली है। तो उसकी मां दोबारा से उसे यही बात कहती है कि बेटा ठीक है, तुम आराम से जाना और टाइम से वापस आ जाना। और जब गौरी अपने घर से निकलकर ड्राई क्लीन करवाने के लिए जाती है तो बीच रास्ते में इसके जान पहचान के ऐसे काफी सारे लोग थे जिनकी की दुकानें थी और उन लोगों ने उसे देखा था, लेकिन उन लोगों को इतना अंदाजा नहीं था कि ये लोग गौरी को आखिरी बार देख रहे हैं। इसके बाद इसे कोई भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उस दिन 12 बजे के बाद 1 बज चुका था, 2 बज चुके थे, 3 और 4 अब बज चुके थे, लेकिन अभी तक गौरी वापस घर पर नहीं आई थी। इस बात को लेकर उसकी मां तृप्ति थोड़ा परेशान होने लगती है कि उस लड़की को ड्राई क्लीन के लिए जाना था। उसके बाद जैसा कि उसने बोला था कि वो मंदिर जाने वाली है, तो अब तो मंदिर से भी उसे वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई। और उसने उसके पिता शिशिर श्रीवास्तव के पास कॉल करके उन्हें सारी की सारी बातें बताई। शिशिर भी इस बात को लेकर थोड़ा परेशान तो हो जाता है, लेकिन उसका ये कहना था कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, बहुत जल्द उनकी लड़की वापस घर पर आ जाएगी। और अभी तक वो वापस नहीं आई है तो हम लोग एक बार उसके पास कॉल ही कर लेते हैं। उन लोगों ने उसके पास कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ गौरी तो उनके कॉल का कोई जवाब देती ही नहीं है। अब लगातार बार बार वो उसके पास कॉल करते जा रहे थे। टाइम लगभग 5 बजे का अब हो चुका था। वो लोग बहुत ज्यादा जब परेशान हो चुके थे तो आखिर में एक लड़के ने उसका फोन उठा लिया। गौरी के फोन से एक लड़का उनके माता पिता से बात कर रहा था और गौरी का माता पिता इस टाइम इस बात को लेकर थोड़े परेशान होने लगते हैं कि उनकी लड़की का मोबाइल कोई लड़का क्यों उठा रहा है। उन्होंने उस लड़के से ही बात करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ मौजूद उस लड़के ने ये बात कही कि वो तो गौरी का दोस्त है, गौरी इस टाइम उन्हीं के साथ मौजूद है और बहुत जल्द वो वापस घर पर चली जाएगी। ये बात सुनकर शिशिर को थोड़ा अजीब लगता है। वो दोबारा से गौरी के फोन पर कॉल करता है, दोबारा से वही लड़का उसका फोन उठाता है और यही बात कहता है कि अंकल जी आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, गौरी हमारे साथ है और बहुत जल्द ये वापस घर पर आ जाएगी। इस बात को लेकर अब ये दोनों के दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे कि आखिरकार ये लड़का कौन है। इसके बारे में तो गौरी ने हमें कभी बताया ही नहीं, और अगर वो लड़का एक बार गौरी से हमारी बात करवा देता है तो हमारी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। 2-3 बार दोबारा से उसके माता पिता के द्वारा जब गौरी के पास कॉल किया जाता है तो वही लड़का दोबारा से फोन उठाता है और उसने ये बात कही कि गौरी की तबीयत अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और वो उसे एसजीपीजी हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। इस बात को सुनकर अब गौरी के माता पिता और ज्यादा परेशान कि ये लड़का कौन है, आखिरकार इनकी बेटी को हुआ तो क्या हुआ, और वो सीधा ही हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद अगले काफी देर तक वो लोग वेट करते रहते हैं, ना तो वहां पर वो लड़का आया और ना ही गौरी आई। तो वो लोग अंदर जाकर हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे ही पूछने लगते हैं कि गौरी श्रीवास्तव नाम की किसी लड़की को एडमिट किया है क्या, अभी कुछ एक देर पहले ही वो यहाँ पर इमरजेंसी में आई होगी। तो अंदर वाले स्टाफ ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो वो लोग दोबारा से बाहर आते हैं और यहीं पर पास में मौजूद इको पार्क में चले जाते हैं, क्योंकि इससे पहले गौरी के नंबर पर जब कॉल किया था तो उस लड़के ने ये बात कही थी कि ये सारे के सारे दोस्त मिलकर इको पार्क में यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और वो बहुत जल्द वापस घर पर आ जाएगी। तो शिशिर का अब यही अंदाजा था कि हो सकता है ये सारे के सारे दोस्त वहीं पर मौजूद हो, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपनी पत्नी तृप्ति को वहीं पर छोड़ दिया कि हो सकता है अभी तक वो लोग ना आए हों, तो तुम यहीं पर रुको और मैं जाकर इको पार्क में देख कर आता हूँ कि क्या वो लोग अभी भी वहीं पर हैं। लेकिन अब लगातार टाइम बीतता जा रहा था। अब उस लड़के ने फोन भी उठाना बंद कर दिया था। शाम के लगभग 7 बजे का टाइम हो चुका था। उसके बाद तो गौरी का फोन ही बंद हो जाता है। अब इन बातों को लेकर ये कपल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और उनका सबसे पहला सवाल ये था कि उनकी बेटी ठीक है या नहीं। और इसी सवाल के साथ वो लोग पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं। पुलिस के पास जाकर उन्होंने सारी की सारी बातें बताई। तृप्ति ने बताया कि कुछ इस तरीके से उनकी बेटी लगभग 12 बजे के आसपास ड्राई क्लीन करवाने के लिए अपने पिता के कोट को लेकर गई थी। उसका ये कहना था कि वो
मंदिर जाएगी, उसके बाद सीधी ही वापस घर पर आएगी। लेकिन 4 बजे के आसपास ये सारी की सारी घटना घटनी शुरू हुई थी। सबसे पहले तो जिस बंदे ने वो फ़ोन उठाया था उसने ये बात कही थी कि हम सारे के सारे दोस्त एक साथ हैं। दोबारा से जब फ़ोन किया जाता है तो उन्होंने ये बात कही कि वो इको पार्क में हैं, लेकिन शायद वो वहाँ पर भी नहीं थे। और उसके बाद तो हॉस्पिटल वाला फ़ोन आता है। ये लोग जाकर हॉस्पिटल में उन लोगों की वेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं आया। इस टाइम जो कुछ भी शिशिर और तृप्ति अपनी बेटी के बारे में पुलिस को बता सकते थे वो सारी ही बातें बताते हैं। इसके साथ साथ अपनी बेटी की फोटो पुलिस के पास जमा करवा दी जाती है। पुलिस इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का अंदाजा ये भी था कि हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए गई हुई होगी और किन्हीं कारणों के चलते वो अपने पिता से कांटेक्ट नहीं कर पा रही होगी। लेकिन इस टाइम पुलिस इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी। अब पूरी ही रात गुजर चुकी थी। जैसे ही 2 फरवरी का टाइम आया, सुबह के अभी सिर्फ 7 बजे का टाइम हुआ था। सारे के सारे लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे कि इसी टाइम एक व्यक्ति ने ये चीज देखी कि यहाँ पर शहीद पथ रोड के ऊपर साइड में कुछ एक बोरे पड़े हुए हैं और यहाँ पर मौजूद कुत्ते उन सारे के सारे बोरों को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये चीज देखकर कुछ एक लोगों को तो अजीब लगता है, वो सीधे के सीधे अपने काम पर निकल जाते हैं। लेकिन जब ये कुत्ते लगातार यहीं पर स्ट्रगल करते जा रहे थे तो स्ट्रगल के चलते ये बोरी फट जाती है और उस बोरी के अंदर से एक हाथ बाहर की तरफ आ जाता है। इस हाथ को देखते ही यहाँ आसपास से गुजरने वाले लोग अब वहीं पर खड़े होकर देखने लगते हैं कि ये चीज कोई नॉर्मल नहीं है और उन लोगों ने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस जब वहां पर आती है, उस बोरे को अपने कब्जे में लेती है, कुत्तों को वहां से दूर भगाकर, तो पुलिस ने पाया कि इस बोरे के अंदर तो इस टाइम हाथ मौजूद हैं। पुलिस ने शहीद पथ रोड के ऊपर ही वहां पर आसपास में देखना जब शुरू किया तो उसके अलावा भी पुलिस को काफी सारे बोरे मिलते हैं। अब पूरी की पूरी बॉडी पुलिस के हाथ लग चुकी थी। पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहीं पर हॉस्पिटल में जब इस पूरी की पूरी बॉडी को सेट किया जाता है तो एक लड़की की बॉडी इस टाइम पुलिस वालों के सामने थी और उसकी फोटो खींचकर पुलिस ने अपने पास रख ली थी। और पुलिस ने उन सारी ही लड़कियों के केस को अब चेक करना शुरू किया जो कि हाल फिलहाल में ही मिसिंग हुई हों। और इन्हीं के केस के तौर पर जब पुलिस को पता चलता है कि एक रात पहले भी एक कपल आया था, उनकी बेटी पता नहीं कहां पर चली गई थी, तो ये फोटो एक बार हम लोग उन्हें दिखा लेते हैं। शिशिर को और उसकी पत्नी तृप्ति को हॉस्पिटल बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और जब उन्हें ये सारी की सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि हमें एक बॉडी मिली है, बॉडी के पास से हमें कुछ है कि ये गहने मिले हैं, आभूषण मिले हैं, कपड़े वगैरह मिले हैं, क्या आप इन्हें पहचान पाएंगे? और वो फोटो देखकर शिशिर वहीं पर साइड में गिर जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं जबकि उसकी बेटी गौरी ही थी। तृप्ति ने तो इस बात से इनकार कर दिया कि वो तो इस बॉडी को देख ही नहीं सकती और वो अपने पति की तरफ देखने लगती है, जिसे कि देखकर अब वो समझ चुकी थी कि ये बॉडी किसी और की नहीं जबकि उसकी बेटी की ही है। और जो ये मिसिंग केस था इस टाइम कत्ल में बदल चुका था। तो पुलिस ने अच्छे से इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा काफी सारी टीमों का तो इस टाइम गठन कर ही लिया गया था। बहुत से पुलिस ऑफिसर ऐसे मौजूद थे जो कि गौरी के परिवार से ही बैठकर पूछताछ कर सकते थे कि ये कांड किसने किया होगा। दूसरी तरफ वो लोग तृप्ति की लास्ट लोकेशन भी निकालने की कोशिश कर रहे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कोट का ड्राई क्लीन करवाने के लिए गई थी, तो वहां पर उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि आज तो उसकी बॉडी कुछ ऐसी हालत में मिली है। और इसी टाइम तहकीकात करते करते पुलिस को ये बात पता चलती है कि आखिरी बार गौरी तेलीबाग रोड पर गई थी और वहां पर जाने के बाद वो मिसिंग हो गई। तो पुलिस ने जाकर वहीं पर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। गौरी के माता पिता से भी पूछताछ की कि वहां पर आपका कौन सा रिश्तेदार रहता है, हो सकता है वो उन्हीं के पास गई होगी। लेकिन उन दोनों ने ही इस बात से मना कर दिया कि हमारी जान पहचान का वहां पर कोई भी नहीं रहता। तो पुलिस ने वहां पर लगे हुए सारे के सारे सीसीटीवी कैमरा को देखना शुरू कर दिया और उनमें से एक सीसीटीवी कैमरा में गौरी कैप्चर हो भी जाती है। इस टाइम वो सीधी चलती जा रही थी और देखने में ये बात लग रही थी कि जरूर ये फोन पर किसी के साथ चैटिंग कर रही है। और कुछ ही देर बाद एक बाइक उसके पास आकर रुकती है, गौरी उस पर बैठती है और उसके बाद वो वहां से
गायब हो जाते हैं। उस बाइक का भी नंबर बिल्कुल साफ साफ उस टाइम सीसीटीवी कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा था। तो पुलिस ने इस सीसीटीवी वीडियो को लेकर वहां के आसपास के लोगों से ही पूछताछ करनी शुरू कर दी कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं या फिर इस बाइक को जानते हो। तो काफी सारे लोग ऐसे सामने आते हैं जिन्होंने की ये बात कही कि हाँ जनाब, हम लोग इस लड़के को जानते हैं, ये हमारे पड़ोस में ही रहता है, ये तो हिमांशु प्रजापति है। वो लोग पुलिस ऑफिसर्स को लेकर हिमांशु के घर पर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था। लेकिन पुलिस को अब पता चल चुका था कि इस केस के पीछे कोई और नहीं जबकि हिमांशु है। तो उसके जान पहचान के लोगों से पूछताछ करके जितने भी यार रिश्तेदार उनके उस शहर में रहते थे, उसके यार दोस्त थे, उनसे पूछताछ करके पुलिस आखिर में हिमांशु को गिरफ्तार कर लेती है। और जब उससे पूछा जाता है कि हाँ भाई, तूने ये कांड रचा है, तो तूने ये सब क्यों किया, तो हिमांशु ने इनकार कर दिया कि जनाब मैंने तो ये सब किया ही नहीं, आप लोगों को क्यों ही लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया होगा। तो पुलिस ने उसके सामने वो सारी की सारी चीजें रख दी कि भाई ये सीसीटीवी वीडियो देख, ये लड़की कुछ इस तरीके से जा रही थी और आखिरी टाइम में ये तेरे साथ ही बैठी थी। और उसके बाद जब पुलिस ने थोड़ी मशक्कत उसके ऊपर दिखाई तो हिमांशु ने पूरी ही कहानी डिटेल से पुलिस के सामने रख दी। उसने ये बात पुलिस को बताई कि वो गौरी से लगभग 1-1.5 साल पहले मिला था। सोशल मीडिया पर उन दोनों की आपस में मुलाकात हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर गौरी को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा खुले मिजाजों की थी। उसके काफी सारे दोस्त थे, लेकिन हिमांशु उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगा था। वो हिमांशु को भी अपने बाकी दोस्तों की तरह समझा करती थी, लेकिन हिमांशु उसे हद से ज्यादा चाहने लगा था। वो बीच बीच में उससे मिलने की कोशिश करता, लेकिन वो मिल नहीं पाता क्योंकि वो इस टाइम बाहर रहा करता था। जैसे ही वो वापस घर पर आता तो उस टाइम हो सकता है गौरी किसी और काम में लगी हुई होती और वो उससे ना मिल पाती। 1-2 बार तो वो पहले भी मिल चुके थे। और जैसे ही टाइम 1 फरवरी 2015 का आता है तो इन लोगों ने सोशल मीडिया पर ही आपस में बातें करके ये बात कही कि क्यों नहीं ये आपस में मिले। गौरी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये अपने काफी सारे और दोस्तों के साथ भी पहले भी यूं ही मिलती रहा करती थी। तो गौरी ने कहा कि मुझे इस चीज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिमांशु के उस दिन पेरेंट्स घर से बाहर गए हुए थे। वो लोग लगभग 3-4 दिन पहले ही घर से बाहर जा चुके थे और 4 फरवरी को वो लोग वापस आने वाले थे। तो हिमांशु ने यही बात सोची कि इस टाइम उसके घर पर तो कोई है नहीं, तो वो उसे घर पर ही क्यों ना बुला ले। और जैसे ही गौरी वहां पर पहुंचती है, क्योंकि उसने अपनी माँ को ये बात बोल दी थी कि वो मंदिर जाने वाली है, उसके बाद उसे हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, तो अगर वो थोड़ा आने में लेट हो जाती है तो वो इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करे। और गौरी की माँ तृप्ति को भी यही लग रहा था कि हो सकता है कुछ एक टाइम इसे लगेगा, उसके बाद ये वापस आ जाएगी। लेकिन जैसे ही गौरी हिमांशु के साथ बैठकर उसके घर पर पहुंचती है तो कुछ एक देर तक तो ये बैठकर आराम से नॉर्मली बातें करते हैं। और उसके बाद हिमांशु ने गौरी का फोन उससे मांग लिया। गौरी इस बात से मना कर देती है, लेकिन हिमांशु इससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, जिसके चलते वो कंफर्म हो जाना चाहता था कि इस टाइम वो इसके अलावा किसी से भी बातें नहीं करता है। तो जैसे ही उसने जोर जबरदस्ती करके उससे उसका फोन लिया तो तृप्ति ने उसे फोन तो दे दिया, लेकिन अभी भी पासवर्ड नहीं बताया था। हिमांशु ने उसके ऊपर दोबारा से दबाव बनाना शुरू कर दिया। गौरी ने अपने फोन का लॉक भी उसे बता दिया। तो जैसे ही उसने फोन अनलॉक किया, उसकी सारी की सारी चैट हिस्ट्री वो पढ़ने लगता है। और इसी टाइम हिमांशु को ये बात पता चलती है कि गौरी सिर्फ और सिर्फ इसके साथ बातें नहीं करती, जबकि काफी सारे और भी लड़कों के साथ बातें करती है। अपनी बहुत सारी उसने प्राइवेट फोटो काफी सारे और लड़कों के साथ उसने शेयर कर रखी है। इन सारी ही चीजों को देखकर उसके अंदर हद से ज्यादा गुस्सा भर चुका था। लेकिन दूसरी तरफ गौरी के लिए ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात थी। वो काफी ज्यादा खुले विचारों की थी, लेकिन ये चीज देखकर हिमांशु को हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, वो गौरी के साथ लड़ाई करनी शुरू कर देता है। और इसी छीना झपटी में जब ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ मशक्कत कर रहे थे, गौरी तो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी कि इसी टाइम हिमांशु ने उसके गले को थोड़ा तेज दबा दिया। गौरी अनकॉन्शियस हो जाती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। इस चीज को देखकर हिमांशु इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुका था कि उसने गुस्से गुस्से में क्या कांड रच दिया, अब वो क्या करेगा। तो हिमांशु सबसे पहले तो अपने घर से बाहर निकलता है और उसके बाद अपने एक दोस्त के पास जा पहुंचता है। कुछ एक देर तक तो वो अपने दोस्त के साथ घूमता रहता है। अपने दोस्त को वापस उसके घर पर छोड़कर वो एक शराब की दुकान पर जाता है। वहां पर उसने आराम से बैठकर शराब पी और उसके बाद जैसे ही वो वापस घर पर लौटता है तो उसने
उसने ये चीज देखी कि इस टाइम गौरी के घर वाले लगातार उसके पास कॉल कर रहे हैं। तो उसने एक बार फोन उठाकर ये बात बोल दी कि आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, गौरी हमारे साथ ही है, बहुत जल्द ये वापस घर पर आ जाएगी। लेकिन शिशिर को कोई अंदाजा नहीं था कि गौरी के फोन से ये लड़का कौन बोल रहा है, जिसके चलते उसने दोबारा से फोन किया और हिमांशु ने दोबारा से फोन उठाकर उन्हें यही बात बोल दी। दोबारा से उन्होंने फोन काट दिया और शाम के 5 बजे के आसपास दोबारा से शिशिर के द्वारा जब हिमांशु के पास कॉल किया जाता है तो उसने फोन उठाया और ये बात कही कि इसकी तो तबीयत बिगड़ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ इस टाइम उसने शराब पी रखी थी और वो उनकी लड़की के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। उसने सारी की सारी चीजों का इस टाइम प्रबंध कर लिया था ताकि वो उसके बॉडी के हिस्सों को थोड़ा छोटा छोटा काट पाए और उसके बाद इन्हें ठिकाने लगा पाए। 7 बजे तक आते आते उसने उसका मोबाइल ही बंद कर दिया था। इसने इस टाइम अपने घर पर हथौड़े, आरी, खून को साफ करने के लिए वाइपर और भी काफी सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया था और वो बहुत सारे बोरों को भी इस टाइम तक यहाँ पर ले आया था और उसके छोटे छोटे हिस्से करके वो उन बोरों में डालने लगता है। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है तो वो उन सभी बोरों को उठाकर शहीद पथ मार्ग पर फेंक देता है। उसका ये अंदाजा था कि उसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन कुछ इस तरीके से जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। पुलिस सिर्फ हिमांशु को नहीं पकड़ती है जबकि उसके उस दोस्त को भी पकड़ लेती है, जिससे कि ये इस क्राइम को जब वो अंजाम दे रहा था तो बीच में मिलने के लिए गया था। लेकिन 2 महीनों तक इसके ऊपर भी जब केस चलता है ये बात फाइनल हो चुकी थी कि इस बंदे का इस केस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाता है और आखिर में हिमांशु को जेल भेज दिया जाता है। हिमांशु का ये कहना था कि गौरी उसे चीट कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर असल में देखा जाए तो वो तो उससे प्यार ही नहीं करती थी। हिमांशु सिर्फ और सिर्फ एक तरफा उससे प्यार कर रहा था, जिसका कि अंजाम काफी ज्यादा बुरा उनके सामने आता है। उसे बाद में जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन 2024 आते आते अभी तक करीबन 9 साल का टाइम उसे जेल में बीत चुका था। आखिर में उसे बेल भी मिल जाती है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा भी अगर मैं आप लोगों को कुछ ना बता पाया हूँ, जो और ज्यादा डिटेल आप लोग अगर इस केस के बारे में जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफ बीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट कल्याणी को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।